नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम केशव पंडित। हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद हैं राजीव खुराना साहब, जो हमारे से आज लेखक हैं और हमारा चर्चा में बातचीत करते हैं। खुराना साहब, ये टीवी न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा इसका लो करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज कम आ रही है इसी चक्कर में। जी। थोड़ा इसको लो कर दें नहीं तो। जी, अभी आवाज आ रही ठीक? थोड़ी बेटर है। जी, ओके। एपस्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही देश के अंदर। विपक्ष भी लगातार इसको मुद्दा बना भी रहा है, कहीं छोड़ रहा है। सभी डरे हुए हैं। एक डर का माहौल हो गया है हर कंट्री में, हमें लग रहा है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही बनाया जा रहा है। मीडिया वाले सवाल पक्ष से पूछें तो उधर से भी जवाब नहीं आता, विपक्ष से पूछें तो उधर से भी नहीं आता। पहली बार कोई फाइल खुली और जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो दबी जुबान में। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तो है पर शोर नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं मैं कि सरल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को समझाएं, एपस्टीन फाइल्स है क्या आखिर, जिसको लेकर के इतना जो है बाजार गर्म है खबरों का। पत्रकार भी सही से उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे, राजनीतिक विश्लेषक भी आकर के कुछ भी बता करके वो अंग्रेजी में जो है चले जा रहे हैं, क्योंकि भारत में तो 4-5% लोग ही अंग्रेजी को सही से समझते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो भी बहुत इच्छुक है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में लोग खबरों को और राजनीति को मनोरंजन के तौर पर जो है इंजॉय करते हुए जो है कहीं ना कहीं देखते हैं। तो वो समझना चाहते हैं कि एपस्टीन फाइल को हमारे समझ में आ जाए, इस तरह से कोई समझाने वाला जो है मुझे समझाए तो शायद मैं समझ पाऊं कि इस पर सरकार और विपक्ष जो है क्यों खुल करके नहीं बोल पा रहे, क्यों एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं कर पा रहे। हाँ, कोई ना कोई छेड़ के चला जाता है, कभी कोई आता है तो विपक्ष को छेड़ के चला जाता है, विपक्ष वाले भी सत्ता पक्ष को छेड़ के चले जाते हैं, लेकिन आमना सामना कोई करना नहीं चाहता। जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। हमाम में सब नंगे हैं, चाहे पॉलिटिकल आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। मैं बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लाइजनर हैं और जो बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मैं सबका यही हाल है जो आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मुझे पेज 3 का एक डायलॉग याद आ रहा है। उस पेज 3 के में एक डायलॉग था कि ये मुंबई का गटर है। पेज 3 के वो जो पार्टियां होती हैं रात को, उसकी बात हो रही थी कि ये मुंबई का गटर है, ये बंद ही रहे तो अच्छा है, बेहतर है। सिमिलरली ये एप्शन फाइल जो है ये दुनिया का गटर है। इसके खुलते ही, ढक्कन खुलते ही बदबू भी आनी है, इससे सड़ास भी आनी है। इसके अंदर जो सड़ा हुआ मिलेगा वो सबको तकलीफ दे होगा। और जो आज तक लोग गायब हुए हैं, जब बच्चियां नहीं मिल रही या जिनका कोई है, उनका भी कुछ मिल सकता है, सब कुछ इसी ये गटर जो खुल रहा है। अच्छा, गटर खुलने के ऊपर हम पॉलिटिकल बात करेंगे, जो आपका सवाल है। पहले हम एप्स्टीन को समझ लेते हैं, ये शख्स क्या चीज था और ये क्यों हो रहा है, और इनके डॉट्स शुरू से करते हैं ताकि आपके दर्शकों को कोई दिक्कत ना आए समझने में कि एप्स्टीन है क्या। क्योंकि सब अपने अपने क्ले को पकड़ के बैठे हैं, कोई कैसे मोल्ड कर रहा है अपने हिसाब से, कोई कैसे कर रहा है। हम न्यूट्रल लोग हैं, हम पत्रकार हैं, हम आपको अपने हिसाब से इसको बताते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल सी फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली से था। फादर इसके सफाई कर्मचारी थे या मदर कोई सफाई कर्मचारी थी, ऐसी था कुछ। तो ये एक पढ़ते पढ़ते पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा होने के नाते जेफरी एप्सन ये पढ़ने में अच्छा होने के बाकी जो बच्चे थे उनको ट्यूशन करता था। एक क्लास छोटे या 2 क्लास छोटे तो उनको ट्यूशन करता था। अर्निंग करना शुरू कर दी इसने शुरू से ही। अब देखिए, कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में कुछ भी नहीं किया इसने, पास भी नहीं हुआ। लेकिन डेल्टन स्कूल, आप यहाँ का डून स्कूल समझ लीजिए, डीपीएस समझ लीजिए, या कोई भी समझ लीजिए, उस स्कूल में ये टीचर लग गया। अच्छा, टीचर किस चीज का लगा? मैथ्स का और फिजिक्स का। आपको पता है इंडियन बच्चे जो हैं मैथ्स और फिजिक्स
उनके लिए हुआ नहीं है, लेकिन जो अमेरिकन है उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स मतलब उनके लिए ऐसा हुआ है, वो ना पढ़ते हैं ना उनको समझ आती है वो, लेकिन क्योंकि इसका इसका सब्जेक्ट था मैथ्स और वो इसको स्कॉलर समझते थे। अच्छा, डेल्टन स्कूल में जब ये पढ़ाता था तो इसका मकसद टीचर करना कभी भी नहीं रहा। इसका मकसद ये था कि जो उनके जो पेरेंट्स है बच्चों में कम और उनके पेरेंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था ये, उनसे मिलना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनसे उनसे बातें करना, उनको मैथमेटिक्स वो इम्प्रेस होते थे। अल्टीमेटली इसकी एक तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था बहुत बड़ा, उसने इसके वॉल स्ट्रीट जर्नल में एंट्री करवाई। देखिए, एक आदमी जो बिना डिग्री के है, बिना कहीं वो लिए हुआ है, ना कोई एक्सपीरियंस है, फाइनेंस की किसी इंस्टीट्यूट का नहीं बिलोंग करता, किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता, वो दलाल स्ट्रीट जर्नल में एंटर कर जाता है शेयर मार्केट में और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। अब ये तो अब क्या हुआ जब इसके हाथ ये सारे क्रीम समझ आ गई इसको, इसने उसको टैप करना शुरू कर दिया, रात की पार्टियां, पेज 3 पार्टियां शुरू कर दी। उसमें क्या होता था, किसी की कोई नीड होता लाइजनिंग। आपको एक चीज बता दूं आपके दर्शकों को, वहां जी पे अमेरिका में अकॉर्डिंग टू लॉ लाइजनिंग लीगल है, डोनेशन लीगल है, किसी का वर्क हायर करना, किसी को वो करना वो लीगल है। तो इसने वो वर्किंग स्टार्ट की जिसके कारण लोगों के काम बनने से, एक इंडस्ट्रीज को दूसरे से मिलवाना, दूसरे को लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है तीसरे से मिलवाना, किसी ऐसे करते करते ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता गया। इसने इसका क्या हुआ कि इसके एक टाइम आया कि इसके ऑरा में, इसके सारे सर्कल में प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट, जो किंग थे, बादशाह जो यूएई वगैरह इस साइड के हैं अरब कंट्रीज के, वो हो गए, मिलियन बिलियन लोग हो गए, वैज्ञानिक हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एकेडमिक लोग हो गए, सुल्तान सारे हो गए, एनजीओ वाले हो गए, और इतना नहीं, फिल्म मेकर, ये एंटरटेनमेंट जिसमें माइकल जैक्सन, जिम जैगर जैगर जो था वो था, और ये मीरा नायर, ये सब लोग, इसका सर्कल धीरे धीरे बढ़ता गया। अल्टीमेटली ये पैसा बनाने लगा, पैसे बनाते बनाते, लाइजनिंग करते करते, ऑल ऑफ सडन इसने लोगों के बीच में, इवन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इसके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, रिपब्लिकन के थे ट्रंप, और डेमोक्रेट के कौन थे, बिल क्लिंटन, दोनों एक ही पार्टी में, एक ही उसमें सब इकट्ठे थे, मतलब इसके यहाँ हमाम में सब नंगे थे। तो तो कहने का मतलब यह है कि इसने जितने भी लोग थे सबको टैप कर रखा था, सबको धीरे धीरे उनको सुख सुविधाएं जुटाते जुटाते इसको पता ही नहीं लगा ये कब, मतलब यंग गर्ल्स को, प्रोस्टिट्यूट को करते करते एंटर करके, और पता नहीं एंटरटेनमेंट क्या क्या करते करते अल्टीमेटली डिमांड डिमांड ये छोटी छोटी बच्चियों पे आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसने अपना एक अपना अपना द्वीप बना रखा था, उस द्वीप के ऊपर ये कोई आसपास इसके वो नहीं था, सब तरफ पानी था, नियर अबाउट आपको इसके द्वीप में प्राइवेटली ना तो कोई जा सकता, ना कैमरा, ना रिपोर्टर, ना कोई। वहां पे इसने हिडन कैमरे, अगर आपने बिग बिग बॉस देखते हैं तो बिग जी बॉस में बाथरूम के अलावा सब जगह कैमरे लगे होते हैं, जो होता है पब्लिक डोमेन में होता है, लोग सुनते हैं। ये जी हाई फाई हाई डेफिनेशन के कैमरा है, लेकिन सीसीटीवी, इसने सीसीटीवी की आड़ में हाई हाई डेफिनेशन के कैमरा लगा रखे थे। लोग समझते हैं ये सीसीटीवी, सीसीटीवी जो है लो रेजोल्यूशन होता है, उसमें इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे क्लैरिटी नहीं आती, तो लेकिन इसने कैमरे लगा, इवन इसने बाथरूम में हर जगह कैमरे लगा रखे थे। जो जो आता था, जो जो इसको इसके पास आता था, सबकी रिकॉर्डिंग करता था, सबके वो डिटेल बनाया जाता था, और लो प्रोफाइल होके कहीं कुछ नहीं बोलता था, लो प्रोफाइल होके ये सब के चिट्ठे पट्टे इकट्ठे करता रहता था। जब भी किसी से कोई काम करवाना होता था वो चीन चौपट करता था, तो वो अब उससे उसका वो दिखा देता जलवा कि देख भाई ये है तेरा। इसने एक अपने जेट ले रखे थे जिसको ललिता एक्सप्रेस बोला जाता था, उसी में ही कोई आ जा सकता था इसके पास। तो उसमें सभी ने विजिट किया, उसकी जो लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक में जिन जिन के नाम है, उनके उनके जो मोबाइल पे जिन जिन के नाम है, ईमेल्स, तब इतने मोबाइल पॉपुलर नहीं थे, तो ईमेल्स, सारी ईमेल्स उसके पास हैं, हर चीज उनके डोमेन में था, जो कि गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने बचा के रखा था। अब एक, अगर आपको याद होगा, ट्रंप ने एक मागा निकाला था, मागा, मागा का मतलब था मेक अमेरिका
ग्रेट अगेन, हाँ, ये मेक उसने अमेरिका इलेक्शन का ग्रेट। कैंपेन चलाया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसके साथ लोग जुड़े जो एंटी करप्शन जो वो चाहते थे लोग, वो इसके साथ जुड़े। अब उन्होंने डिमांड करी कि आप बन गए हो तो अब आप खोलो एप्स्टाइन की फाइल। पहले तो ये रोकता रहा क्योंकि ये भी कई जगह है, सबसे ज्यादा तो यही अवेलेबल है ट्रम्प और मस्क। तो जी, इस पे प्रेशर इतना आया और कोर्ट का ऑर्डर था, तो इसने डी डी क्वालिफाई क्वालिफाई किए ये सारे, और ये पब्लिक डोमेन में। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है आपके दर्शकों को कि ये सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ 18 लाख फोटोग्राफ रिलीज हुए हैं, 35 लाख पेजेस रिलीज हुए हैं। अभी जी, इसमें बहुत कुछ है। इन जो इसके पास पकड़ा गया उसकी स्कूटी हुई हुई है, और एफबीआई के पास सब कुछ है। एफबीआई को प्रेशर डाला गया है तो ये रिलीज हुआ। अच्छा, इसमें एक और है, लास्ट एक बोल दूं ताकि आपके जी, दर्शकों को पूरी बात क्लियर रहे। इसके हम्म, इसने जो रिलीज किया एफबीआई ने, देखो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका हम्म, ने कई जगह ईमेल की एड्रेस या कोई ऐसा वर्ड वो टैग किया हुआ है जो रिलीज किया है, क्योंकि ये जो हार्डकोर फाइल बना, हार्ड पन्ने बनाए गए हैं ताकि सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है कि आपने उसकी कंपाइल प्रेस की और जी, किसी को भी एज इट इज भेज दी, नहीं। इसके पन्ने निकाले गए हैं, उन पन्नों के ऊपर इन्होंने जहां जहां लगा मार्क कर दिया ब्लैक। तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। ये तो अभी चाकी है। ये तो एप्स्टेन का पूरा खेला है। और एप्स्टेन, इसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। एप्स्टेन के ऊपर सन 2009 में केस चला था। उस केस में छोटी बच्चियों पे एक एलिगेशन लगा था। अगर उस जी, एलिगेशन को आप देखें, इसने मिल के और जो गवर्नमेंट के जो होते हैं सरकारी वकील, उसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं हमारे यहाँ, जी, उनको मिला, अपने साथ मिला के कन्फेस कर लिया था। वो कन्फेस करने के जो शब्द थे ना इसके, वो आप सुनिए, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग शब्द थे कि मैं मैं ऑफेंडर हूँ सेक्स का, मैं हम्म, उसका प्रोवाइडर या वो चीज नहीं, वो नहीं हूँ। मैं हम्म, सिर्फ और सिर्फ मैं ऑफेंडर हूँ। मुझे तो इसको इसको 13 महीने की कैद हुई थी, सजा हुई थी, क्योंकि कन्फेस किया था इसने कि मैं ऑफेंडर हूँ, मुझे तो जी, सेक्स का शौक है व्हाटसएवर। तो लेकिन सजा में भी इसको दिन में अपना काम करने के लिए सुबह ऑफिस जाना, शाम को हम्म, काम करके रात को जेल में जाना, सुबह फिर नहा धो के इसने ऑफिस चलेगा, ऐसी सजा मिली हुई थी। फिर अल्टीमेटली जब ट्रम्प के प्रेशर डला, ये डला वो डला, फर्स्ट टर्म की बात करें तो 2011 में शायद इसने सुसाइड कर लिया या डेथ मार दिया। बड़ी इसको वो सिक्योरिटी मिली हुई थी। जेल के अंदर हाइट में कुछ भी नहीं था कि ये कुछ ना कर सके। इसको कुछ रस्सी या कपड़ा या कोई मेटलिक चीज नहीं दी गई थी कि अपने अपने नस ना काट ले या फांसी ना लगा ले। जी, फिर भी इसने अपना पजामा या अपनी चद्दर, वो अपने एक बेड होता है डबल बेड, अगर आप देखें जो रेलवे के कूपे में होता है, ये एक हम्म, एक बेड नीचे एक ऊपर, इतनी हाइट में भी वो, उसने कहते हैं जी जो रिपोर्ट डाली कि उसने सुसाइड किया। जबकि इसमें मर्डर का, क्योंकि ना तो उस समय सीसीटीवी कैमरा का जो 24 घंटे जो सर्विलेंस रखते थे वो काम कर रहे थे, और ना ही जो गार्ड दो थे वो उस समय ड्यूटी पे थे। तीसरा, जो इनका सेलमेट था उसको कल एक रात पहले ही दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो सारे संदिग्ध हालात को देखते हुए इसके, क्योंकि सारा सामान अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था, वो हम्म, इनके पास जस्टिस डिपार्टमेंट के पास था। और इसकी मौत होना ये कईयों को रिलीफ देता है, कईयों की जान बचाता है। जो आपको लग रहा है कि ये फंस रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बचने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा बेनिफिशियरी हैं इस फाइल के। ये इसका नाम दिया गया इस पूरे स्कैंडल को, एप्स्टाइन फाइल। प्लीज। जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो तीन सवाल हमारे बैक में हम चलते हैं, बात ओशो की करते हैं। ओशो ने ओशोपुरम बसाया, वहां पर बहुत कुछ सुधार भी किया, राजनीति में भी वो आए। उनके ऊपर भी इसी तरह के एलिगेशन जो है लगाए गए थे कि उन्होंने भी बहुत सारी सीढ़ियां बनाई लोगों की, और वो चाह रहे थे कि राजनीति अमेरिका को पूरी तरह से कब्जा अमेरिका पर करना चाह रहे थे। और सरकार समय से जाग गई और उन्होंने जो है उनकी घर वापसी करवा दी। बहुत सारे जो वहां पर द्वीप खाली पड़े हैं वो लगातार सरकार बेच रही है।
बहुत सारे माइक्रोनेशन जो है बन गए हैं 1700-1800, तो माइक्रोनेशन जो चढ़े हैं सोशल मीडिया पर हैं वो आते हैं। नित्यानंद स्वामी ने भी वहां खरीदा है कोई। अब बात करते हैं कि इन्होंने आइलैंड खरीदा, उसके बाद में जो आपने सारा कुछ बताया कि वहाँ राजनेता से लेकर के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब आते जाते रहते थे, और उन्होंने पूरी तरह से उसको जो है उनकी फाइलें बनाई, अपने पास एकत्रित की। सरकार ने जब पकड़ा, अभी भी इसकी मौत जो है वो संदेह के दायरे में है, संदिग्ध है कि मरवाया गया या अपने आप को जो सरकार बता रही है, क्योंकि उसका कोई वीडियो तो आया नहीं बाहर। जितना सरकार चाहेगी जो बताएगी वही दुनिया के सामने जाएगा। क्या वाकई में डर था? सरकार पहले सामान कब्जे में लेकर के उसके बाद में इसके साथ में ऐसा कुछ किया हुआ कि बाहर आकर के कहीं कोई कोर्ट को या फिर किसी को और बात न पहुंचा पाए या कुछ भी है वो उसको वहीं का वहीं हम दफन जो है कर देते हैं। डर था। अमेरिकन सरकार जिस तरह से काम करती है वो शायद पूरी दुनिया कुछ बातचीत उस पर कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं सकती है कि सरकार किस तरह से अमेरिका की काम करती है। उनके चाहे राजनीतिक रिश्ते हों, व्यापारिक रिश्ते हों, या फिर उनके देश के अंदर कानूनी जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो एकदम अलग तरह का है। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, और उनके काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। आपने तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप हमेशा बातचीत भी रखते हैं, और आपकी रिसर्च क्या कहती है अमेरिका को लेकर के? क्या वाकई में खुद ही ये एक रहस्य है? क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एलियन मिलकर के एरिया 51 52 में काम कर रहे हैं, ये एलियन और इंसानों के साथ। दूसरी तरफ कहते हैं अभी हम एलियन खोज रहे हैं। तो बहुत कुछ रहस्यमय है अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी जो कुछ घटित होता है वो भी बड़ा रहस्यमय है। लोग अपनी दुनिया बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिका से ही गायब हो जाते हैं। तो ये ऐसा है कि अमेरिका के अंदर तो कहते हैं बहुत छोटा सा देश है, वहां तो उनकी बिना अनुमति के कुछ जा ही नहीं सकता है। तो जो बाहर से जो किडनैप किए हुए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो कैसे अमेरिका जा रहे थे और उनको पता ही नहीं था अमेरिकन गवर्नमेंट को? ऐसा क्या हो सकता है? ये संभव है? जी बिल्कुल। देखिए, पहले पहली बात तो ये है कि अमेरिका के जो लॉज हैं, इसका जो डीप था वो अमेरिका से मतलब नीचे कैरेबियन सी में था। आसपास एक दो और प्राइवेट लोगों के जो अपने द्वीप हैं, वहां पे ना तो अमेरिका का लगता है। पहली बात क्लैरिटी हो जाए कि जो भी क्राइम हुआ है, क्राइम अंडर अमेरिका लॉ हुआ है, और जो भी इसकी पनिशमेंट होगी अंडर अमेरिकन लॉ होगी। हम अगर किसी का नाम लेते हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, इजराइल का या किसी का भी, तो उनपे सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल पे क्लेम बनता है सिर्फ। आप क्योंकि आप लीगल नहीं कर सकते, क्योंकि लीगल तो वो जो जुडिक्शन थी वो तो अमेरिका की थी। एक बात। दूसरा, अमेरिका में शुरू से ही अगर आपको याद हो, विकीलीक्स जो लीक्स हुए थे, वो विकीलीक्स जिसने करे थे एंड्रियस सांचेज था। उस बंदे का क्या हुआ? उसने यही तो पेपर लीक किए कि देखो अमेरिका कहाँ बदमाशी कर रहा है, सॉरी, कहाँ पे ये भेज रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट उसने लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट उसने फोटो स्टेट करके, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोटो स्टेट करके ही उस बेचारे ने किया। आज वो मतलब बचता फिर रहा है, जेलों में बैठा हुआ किसी यूई की किसी कंट्री में, मैं बोल रहा हूँ किस कंट्री में है, यूरोपियन यूनियन की। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका में अपने कंट्री के लिए एटलीस्ट लोगों के अंदर एकजुटता है। क्लिंटन और ट्रंप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं जहां तक एप्स्टाइन का सवाल है, जहां तक विकीलीक्स का सवाल है। देखिए, जब भी कोई स्कैंडल होता है, आपने मोनिका लेविन्स्की का सुना, तो आपने किसी ने रिपब्लिक का कोई वो देखा, किसी बड़े नेता का बयान आते हुए? सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वो एक ही जगह है। मिनिमाइज, उन्होंने एक कंप्रोमाइज, एक प्रोग्राम बना रखा है मिनिमम सेटलमेंट का, हम कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो दैट्स वाई जो आपने बातें करी हैं, वो 50% बातें तो वहीं कवर हो जाती है जहां उनको लगता है कि हमारी कंट्री के अगेंस्ट जा सकता है कुछ, तो वो बोलते नहीं है। ओपोजिशन वाले भी नहीं बोलते, वो हमारे यहाँ की ओपोजिशन नहीं है। जी आपने जो पूछा कि ये अमेरिका में पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि वहां लाइजनिंग, वहां पे किसी चीज के लिए दलाली, किसी चीज के लिए वो करना, यू विल बी सरप्राइज। हम आपकी डिबेट में एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, यूएस से था मैं उस समय, कि डोनेशन, यहाँ डोनेशन का देखो, इसने इसको डोनेशन दे दिया,
ये चंदा देता है, ये मंदा देता है, ये फलाना देता है, ये करता है। अरे अमेरिका में तो लीगल है। अमेरिका में आप जितना चाहो, आपकी इनकम का जितना पैसा चाहो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पर्सन को जो इलेक्शन में है, उसको दे सकते हो डोनेशन। तो वहां तो हर चीज का एक लीगल वे है। तो एप्स्टीन का जो था ये भी लीगल ही था। अगर लीगल ना होता, तो केशव जी एक बात बताइए, अगर लीगल ना होता तो इतने साल ये बंदा काम कर सकता था? बिल्कुल। इतने साल ला के स्कूटनी से बच सकता था? उसकी निगाहों से बच सकता था? नहीं। जहां इसने हाई प्रोफाइल लोगों को लिया। मैं आपके दर्शकों को एक अलग सी बात बताता हूँ। देखिए, जी। हमें लगता है कि एप्स्टाइन जो था, ये सीन जो था, ये छोटा सा आदमी था, ऐसा नहीं है। इस शख्स के साथ एक लेडी थी जो अभी जेल में है, मैक्सवेल। जी। वो मैक्सवेल वो थी जो छोटी छोटी बच्चियों को बहला के फुसला के किसी एड एजेंसी से, किसी ब्यूटी पार्लर से, किसी मसाज पार्लर से लेके बड़े लोगों को सप्लाई करती थी। वो सब मैडम, एग्जैक्ट वर्ड है मैडम। अगर जी। आपको मैडम की बैकग्राउंड पता हो तो मैडम सप्लायर को जी। बोला जाता है, जो इन चीजों को सप्लाई करती है। तो हमारे यहाँ तो मैडम टीचर को भी बोलते हैं, हमारे को मैडम बोलते हैं। मैडम इज ए बैड वर्ड, एनी हाउ। जी। तो मैडम, ये मैडम थी वहां पे। तो ये इसकी राइट हैंड मैन थी। वो अब एब्सेंट तो रहा नहीं। अब ये लेडी है लेकिन चुप है, जेल में है, 20 एक साल की शायद सजा मिली हुई है। ये जो लेडी है, इसकी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। एप्स्टाइन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने वाली ये लेडी है। क्यों? क्योंकि इसके फादर थे रॉबर्ट मैक्सवेल। जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे वो मोसाद के एजेंट थे। रॉबर्ट तो मोसाद की एंट्री होती है मैक्सवेल के साथ इस एप्स्टाइन में। ओके। इसीलिए बोला जाता था, एक डायलॉग बोला जाता था, जब जी। रोड टू डीसी, डीसी में वाशिंगटन डीसी यानी कि कैपिटल जहां इनका व्हाइट हाउस है, जी। रोड टू डीसी पासिस थ्रू तेल अवीव। तेल अवीव में इजराइल। यानी कि इजराइल। आपको अमेरिका में जो भी आपको कुछ करना है लाइफ में, वो थ्रू तेल अवीव। इसका मतलब है कि इजराइल के एजेंट, इजराइल के लाइजनर, इजराइल के जो सब थे, इजराइल का डीप स्टेट, वो सब इजराइल से कंट्रोल होता था अमेरिका में। तो अमेरिका के को इजराइल की एंट्री इसीलिए बोला जाता था कि एवरी सीआईए एजेंट इज मोसाद एजेंट आल्सो। तो मोसाद की एंट्री होती है एप्स्टेन के साथ। अब ये इंटरनेशनल हो गया। अब इंटरनेशनल होते ही ये दो दो कंट्रियों में करवाना शुरू हो गया काम। इसके एक कंट्री का दूसरे कंट्री से बात करवानी है, सुल्तान से करवानी है, यूएई से तेल लेना है, उस तेल के लिए डील नहीं करनी तो दूसरे जर्मन को मतलब फिनलैंड विनलैंड, इनके जो अम्बेसडर थे, किंग थे, इनके जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बुलाता था, एंटरटेन करता था उनसे। ये कहीं बुरा नहीं है, सब लाइनर था। बुराई तब शुरू हुई कि जब ये छोटे बच्चियों के साथ यौन शोषण शुरू हुआ। इवन मैं आप यौन शोषण, चलो माए शुरू शुरू में मदर साथ साथ थी, वो ठीक है। इन इन जो छोटी बच्चियों के साथ हो रहा था, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो बड़ा डेंजरस है। शायद मुझे बोलते हुए भी आपको एडिटिंग के दौरान बीप करना पड़ जाएगा कि छोटे बच्चों का मांस सर्व होता था, ऐसा एलिगेशन है। वो एलिगेशन क्या है? अगर आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो टाइप करेंगे, 2009 में एक लड़की 18 19 20 साल की, वो कह रही है कि मैंने ह्यूमन मीट खाते हुए देखा इसके डीप में। सो जी। वो बाद में उस लड़की का क्या हुआ, गायब भी हो गई, क्या हुआ वो अभी भी वो एकदम पर्दे में है। कहाँ छुपा दिया, क्या कर दिया उस। तो सबसे विभत्स पहलू ये था कि जो छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण, और छोटे बच्चों का अगर एलिगेशन है कि उस वहां जी। पे मांस मीट सर्व होता था। ये दो चीजें इस एप्सिन फाइल की सबसे खतरनाक है, जो कि एप्सिन को एक बिजनेसमैन, एक लाइनर से उसको विलेन बनाती है, जबरदस्त विलेन बनाती है, असुर बनाती है, असुर बनाती है, राक्षस बनाती है। जी। भारत के नागरिकों को ऐसे, चाहे वह विकीलीक्स फाइल हो, या फिर एबस्टाइन फाइल हो, या फिर अन्य तमाम जो समय समय पर खुलती रहती हैं, इसके पहले भी एक पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी जो है बहुत सारे नाम उजागर किए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी का नाम आया, अमिताभ बच्चन जी का नाम आया। कितना गंभीर हो जाना चाहिए
भारत के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई फाइल खुलती है, कितना सतर्क सजग हो जाना चाहिए, युवाओं को कितनी गंभीरता के साथ में इसको लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। उसका कारण है, आपके सवाल का जो कारण है वो ये है कि 2-3 लोगों के नाम आए हैं। मीरा नायर का नाम आया है, मोदी जी का किसी पर्टिकुलर एक ईमेल में आया है, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है, मैं उस पे कुछ बोलना भी चाहूँगा। पहले मोदी जी पे बोल दूँ, मोदी जी का एक अनिल अनिल अंबानी ने बात की है किसी शेख के थ्रू, किसी अरब के शेख के थ्रू एक्सचेंज से कि हमें अमेरिका से रिलेशन बनानी है, तो उन्होंने कहा गो, तो उन्होंने कहा कि आपको उसके थ्रू आना पड़ेगा, इसराइल के, सॉरी, इसराइल के थ्रू आना पड़ेगा। तो अब वो उसमें एक ईमेल में मोदी जी का जिक्र है जिसमें रिलेशन बेटर करने के लिए बात की गई, और अब इसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। कारण है कि अमेरिका में पीआर फर्म्स हैं जो आपके लिए लॉबिंग करती हैं, जो आपके फेवर में बोलती हैं। अब जैसे राहुल गांधी भी जब जाते हैं पर्टिकुलर एक गुट, रो खन्ना और वो एलन, क्या है वो लेडी जो है, जो सोमालिया वाली है, जो एमपी है, ये लोग, इन लोगों की एक लॉबी है, उस लॉबी में ही जाते हैं, जब भी जाते हैं वहीं उन्हीं से बात करते हैं। तो इसीलिए जो इंडिया की लॉबी है वो भी वहां काम करती है। वहां पीआर प्रॉपर एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसी, जो ये काम, अगर किसी पीआर एजेंसी को हायर किया और पीआर एजेंसी उसे कर रही है किससे बात, तो इट्स ओके, कोई नथिंग न्यू। बट इसमें मीरा नायर का नाम आना, इंडियंस का, आपका जो सवाल है ना वो सॉरी, सो मेरा ये मानना है, मीरा नायर ने जो पिक्चरें बनाई हैं, वो सलाम बॉम्बे, वो ये जो सारी पिक्चरें हैं, इनमें जो जो पिक्चरें बनाई हैं, इनकी थीम पे गौर कीजिए। इनको फाइनेंस मिलता था बाहर से, जितने भी फाइनेंस इनके इंस्टीट्यूट थे जो पैसा लगाते थे उसकी पिक्चरों में, उन पे गौर करना पड़ेगा इंडिया को। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पिक्चरें हैं कहीं मोटिवेटेड तो नहीं थी, ये पर्टिकुलर हमारे कंट्री में कोई अपना एजेंडा तो नहीं चला रही थी। आप उनके काम सूत्र से लेके मानसून वेडिंग से लेके ये जितनी आप उस मीरा नायर की पिक्चरें देखेंगे, जिसमें फॉरेन के सारे प्रोड्यूसर हैं, पैसा उनका लगा हुआ है, तो शक तो होता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि अब मीरा नायर को आप हल्के में नहीं ले सकते। मीरा नायर का बेटा अब न्यूयॉर्क में मेयर है, ममदानी, जोरान ममदानी। तो क्या लिंक जुड़ रहे हैं, डॉट्स अगर हम जोड़ते हैं तो डॉट जुड़ते हैं, यस, हम जोड़ सकते हैं। हमें शक है, हमें इंडिया इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इंडिया के कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अब हरदेव पुरी जी का भी नाम आया है, चाहे एक उसमें नेम मेंशन है जैसे मोदी जी का है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम इससे अछूते नहीं रह सकते। केशव जी ने जो सवाल पूछा है, इसमें एक एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो लिटिल सेंट जेम्स नाम का जो द्वीप था इसका, उसमें जो लॉग बुक थी और जो उसमें एंट्रियां थी, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, जो सब कुछ हुआ, ये सब चीजों का अपना एक वो उसको मैनिपुलेट करने का पूरा समय मिला 2011 से। आप देख लीजिए अभी तक हम 2026 में आ गए हैं। तो अगर मैं आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, मी टू अगर शुरू हुआ तो यहीं से शुरू हुआ था। जो छोटी बच्चियां थी वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, उन्होंने जब हिम्मत हुई बताने की तो जाके बताया गया इन लोगों को कि भाई अब मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। तो वो मी टू कैंपेन ये इसी से शुरू हुआ। एक और इंडियन का जिक्र हुआ जो केशव जी पूछ रहे थे, दीपक चोपड़ा। अब ये दीपक चोपड़ा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वेलनेस के बहुत बड़े
इंस्ट्रक्टर हैं, और दीपक चोपड़ा हमारे यहाँ स्कॉलर माने जाते हैं। ये अमेरिका में रहते हैं, इनका नाम भी है। ये इनका इजरायली छोटी बच्चियों के लिए क्यूट गर्ल करके डिमांड है। जैसे ट्रंप ने बोला कि 15 साल से जानता हूँ इसको, एप्स्टीन को, और मुझे और उसको खूबसूरत औरतें पसंद है, खासकर बच्चियां। तो कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ मिल रहा है, जिसकी वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के हित हैं इसमें। इंडिया के हित हैं, इंडिया, क्योंकि हम और आप बात करेंगे, हमें तो इंडिया से लेना देना है। वहाँ पूरा उसमें क्या चल रहा है वो अमेरिका जाने, क्योंकि ला तो हमें लगता है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन खड़े होते हैं एक एक करके, मैं उन क्वेश्चन का जिक्र करता हूँ। ये एक तरह का, आप मानिए, एप्स्टाइन जो है, ये मोसाद का भी, मोसाद, क्योंकि मैक्सवेल मैंने बताया मोसाद की एजेंट थी इसका फादर। तो ये सीआईए और मोसाद के लिए काम करते थे, तो लॉबिंग करते थे पूरे वर्ल्ड में, और सत्ता परिवर्तन के लिए पैसा करना, जो जो काम सोरोस करता था वो काम यहाँ से भी होता था। पर सोरोस अकेले करता है क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसके साथ ब्यूरोक्रेट्स और बाकी जो कंट्री जुड़े हुए हैं, नेता लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम करता था। सोरोस खुद करता है अपने लिए काम, और अपना फंड खुद देता है। यहाँ ये फंड का अरेंजमेंट करता है, और अपने जो ग्रुप के लोग हैं उनके साथ वो लेके करता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस समय है अभी, क्योंकि अभी आना बाकी है। ये एक डीप स्टेट ही था, ये पैरेलल पॉलिसी मेकिंग और पैरेलल इकोनॉमी चला रहा था ये शख्स। इसने क्या क्या टैप किया, रिसर्च के लिए फंड करता था। स्टीफन हॉकिंग जो बेचारा पैरेलैटिक एक साइंटिस्ट है, ब्लैक होल जैसी इतनी बड़ी उसकी डिस्कवरी है जो दी है उसने पूरी सोसाइटी को, उसके जो रिसर्च वर्क था उसको फंडिंग कर रखा था। पॉलिटिकल फंडिंग करता रहा, और पॉलिटिकल पीआर करता था लोगों के लिए। कल्चरल फंडिंग करता रहा, कल्चरल फंडिंग मतलब यहूदियों के लिए और ईसाइयों के फेवर में वो करता था। लिटरेचर और एकेडमिक फंडिंग करता था। आप ये देखिए कि वो लिटरेचर और एकेडमिक फंडिंग करता था। एकेडमी में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, डीन्स हैं, वाइस चांसलर हैं, वो भी इसके उसमें आया करते थे, इसके द्वीप पे एंजॉयमेंट के लिए। तो वहाँ अपने अपने मतलब की एडमिशन करवाना, वो करवाना, और अपने कोर्स को चेंज करवाना, ये सारे काम करता था ये। एंटरटेनमेंट, टीवी, टेलीविजन और फिल्म से मीरा नायर, मैंने बताया माइकल जैक्सन और मिक जैगर, ये सब लोग एंटरटेनमेंट, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इनको फाइनेंस करता था, इनके शोज को फाइनेंस करता था, क्योंकि बहुत ट्रिलियन मैन था ये। और सबसे बड़ी बात कि ब्यूरोक्रेट्स और स्पाई जो हैं, इनको अभी तक बचा के रखा गया है। इन अभी तक जितने ये रिलीज हुए पन्ने, उसमें पॉलिटिशियन है, बाकी सब कुछ है। एक एक उन्होंने बचा के रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेट सारे। तो ब्यूरोक्रेट सब बचे हुए हैं, और स्पाई जो एजेंट थे, कोई डबल एजेंट था, कोई क्या था, कोई किसके लिए काम करता था, साथ साथ किसके लिए करता था, उसके उसको अभी बचा के रखा गया, जिसके सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये और निकल के आए और रिसर्च वर्क पूरा हो जाए, क्योंकि कोई कहे कि मैंने इतने पन्ने पढ़ लिए, तो मेरे हिसाब से तो इट्स टू अर्ली। हमें जरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर इस पे बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।